हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीट मैथ्स 2025-26 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे आप बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी सन 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और उसका संशोधन हुआ था 1992 में। तीसरी व नवीन शिक्षा नीति 2020 में आई थी। इसके बाद में है 24 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी मंजूरी? 24 जुलाई सन 2020 को। ठीक है। इसके बाद में है NEP 2020 के लिए गठित समिति। तो उसके लिए जो गठित समिति थी उसका नाम था कस्तूरी रंगन समिति, जो कि 2017 की थी। ये जो कस्तूरी रंगन है इसरो के पूर्व प्रमुख थे। 2019 में इन्होंने मसौदा प्रस्तुत किया था। इससे आगे हैं नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला GDP का हिस्सा है वो है कुल 6%। वर्तमान में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो शिक्षा मंत्रालय है उसका जो पूर्व नाम था पहले वो था MHRD। इससे नेक्स्ट है NEP 2020 के उद्देश्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि NEP 2020 के कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखो, फर्स्ट उद्देश्य इसका सभी को शिक्षा उपलब्ध हो। तो इसके लिए 2035 तक व्यवसाय शिक्षा के प्रतिशत को, जो कि 26.3% है, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50%। उसके बाद में है ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उनको वापस से उनको विद्यालय में लाना है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक रोजगार देने हैं। इसके बाद में 4th नंबर है शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान। 2030 तक 3 से 18 वर्ष, देखो एज इनकी 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इससे आगे है रोचकता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। पढ़ाई में इंटरेस्ट ला सके बच्चे, अच्छी तरीके से उसको और रोचक किया जा सके, इंटरेस्टेड किया जा सके, इसलिए क्या है ऑनलाइन उसको किया जाना और या फिर ऑनलाइन करने को बढ़ावा देना। इसके बाद में है रचनात्मकता व नवाचारों पर जोर। इसके अलावा रचनात्मक तो होता है जैसे किसी चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को समझाना। जैसे अभी मुझे अल्फ़ाबेट सिखाना है तो मैं उसके लिए एप्पल बना रही हूँ, शेप्स बना रही हूँ उनकी, ठीक है, उसको सिखाने के लिए। तो रचनात्मकता क्रिएटिविटी के साथ में, ठीक है, नवाचारों पर जोर देना। इसके बाद में है देखो ये टेबल है जिससे आप और अच्छे से सीख सकते हो। क्रम संख्या है इसकी, जैसे फर्स्ट में है चरण, जैसे पहला जो चरण होता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। और इसकी जो वर्ष है संख्या वो है 5 वर्ष की। कक्षा आती है इसमें प्री प्राइमरी 3 वर्ष, कक्षा 1 व 2 आती है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी की जो उम्र होती है वो होती है 6 से 8 वर्ष तक। ऐसे ही सेकंड है दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, ये होती है 3 वर्ष, कक्षा 3 से लेकर 5 तक इसमें पढ़ाई होती है। 8 से 11 वर्ष इसमें बच्चे की एज होती है। थर्ड नंबर पे है मिडिल स्टेज, ये होती है 3 वर्ष, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, 11 से 14 वर्ष। चौथा सेकेंडरी स्टेज, ये होती है 4 वर्ष के लिए, कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक, 14 से 18 वर्ष तक इसमें बच्चे की एज होती है। अब देखो ये फॉर्मूला देखना, 5+3+3+4, ठीक है। 5 इसमें आगे 5 में है जैसे LKG UKG नर्सरी, ठीक है, नर्सरी LKG UKG, और फिर आगे इसमें फर्स्ट और सेकंड। फिर सेकंड में आगे जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद में फिर 3 है तो 3 में 6 7 8। फिर 4 है, 4 में 9 10 11 और 12 क्लास। उच्च शिक्षा में सुधार, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। तो देखो 1 वर्ष की जो पढ़ाई होती थी पहले कॉलेजेस में पढ़ाई होती थी, है ना। तो 1 वर्ष जैसे किसी ने BA प्रथम वर्ष कर लिया तो उसको उसका कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाता था। अगर वो बीच में ड्रॉप आउट कर देता है तो उसको फेल ही माना जाता था, या फिर उसकी जो उपलब्धि है उसका जो 1 ईयर है वो ख़राब हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिया है कि अगर कोई बच्चा 1 वर्ष की पढ़ाई करता है, जैसे उसने BA फर्स्ट ईयर कर लिया, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इसके बाद है 2 वर्ष की पढ़ाई यदि वो कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष की पढ़ाई करने पे उसको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 वर्ष का वो कर लेता है तो उसको बैचलर डिग्री के साथ में रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे आगे है अन्य सुधार, कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन। एक और चीज़ इसमें जोड़ी गई कि जो कक्षा 5 है, कक्षा 5 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, तो उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का कोडिंग पाठ्यक्रम में समावेश। तो कक्षा 6, 7, 8 ये जो 3 वर्ष है, इन 3 वर्ष में बच्चे को शिक्षा के साथ में कोई भी व्यावसायिक, जैसे कोई सा भी कोर्स हो गया, कंप्यूटर से संबंधित हो गया या फिर कोई कोर्स हो गया, मेहंदी सिलाई, इनकी शिक्षा भी देनी चाहिए। इसके बाद में है NCERT के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। 9वीं कक्षा में विदेशी भाषा सीखने का विकल्प, जैसे किसी ने जापानी भाषा, किसी ने फ्रेंच, ये सब भाषा उनको सिखाई जाएगी 9th क्लास में। ECCE इसका जो पूरा मतलब होता है, मीन होता है, वो होता है ईजीली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 वर्ष से शिक्षा। 10 व 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया गया और 10 व 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली में शिक्षा। मतलब पहले क्या होती थी, एग्ज़ाम एक ही बार लगती थी, बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन अब क्या कर दिया सरकार ने कि 2 बार एग्ज़ाम ली जाएगी उनकी सेमेस्टर के रूप में, ठीक है। MDM में नाश्ता देने की कवायद। MDM होता है मिड डे मील, जो दोपहर का भोजन मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो वाला नाश्ता। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो। इसका जो मेन होता है 1:30 में, इसका मतलब ये समझाया हुआ है इसमें कि जो 30 विद्यार्थी है उनके लिए एक ही अध्यापक होना चाहिए। अगर किसी क्लास में, किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी है तो एक पीरियड में उसके लिए 2 टीचर होने चाहिए, उन्हें 30-30 में डिवाइड किया जाना चाहिए। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति। शिक्षकों को जो और गैर शैक्षणिक मुक्ति का मतलब है, जैसे जनगणना में उनको फीस दिया जाता है, अभी कोविड के टाइम उनको लगाया किसी काम में, तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो अब नहीं करेंगे, उनसे उनको मुक्ति दी गई है। अब वो सिर्फ शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक कार्य ही करेंगे। शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री कंपलसरी, और जो 4 वर्ष की BEd डिग्री होती है वो कंपलसरी कर दी गई है शिक्षक भर्ती के लिए। HECI इसका मतलब होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत उच्च शिक्षा आयोग, को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल विकास के रूप में स्थापित करना। मेडिकल व कानूनी शिक्षा के अलावा MPhil की अनिवार्यता समाप्त। देखो पहले जो MPhil होती थी उसको कंपलसरी कर रखा था, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, MPhil की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया है। छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 असेसमेंट के आधार पर। इसके बाद में आ जाता है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। इसका मतलब होता है RTE। RTE देख लो, इसमें RTE 2009 धारा 12 एक ग में आती है और RTE 2011 नियम 10। 25% सीटों पर प्रवेश मिलता है। जैसे एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है तो उन 100 विद्यार्थियों पर जो इसका जो 25% है, ठीक है, 25% हो गया, 25 स्टूडेंट, उनको फ्री एडमिशन दिए जाएंगे। RTE 2009 राज्य सरकार द्वारा, RTE 2011 नियम 11, RTE 2009 में आगे धारा 12(2). फीस पुनर्भरण व्यय, इसमें जो फीस होती है वो सरकार भरण करेगी, अभिभावकों को इसकी फीस नहीं देनी है। इससे नेक्स्ट अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद है प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू। इसमें है कौशल मॉनिटरिंग हेतु सत्र 2013-14 से कार्य ऑनलाइन का निर्णय। NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से, ठीक है। ये जो ऑनलाइन का निर्णय लिया गया वो लिया गया है NIC की हेल्प से।
इसके बाद में है प्रवेश की प्रक्रिया। देखो किस टाइप से होती है आरटी में। एंट्री लेवल कक्षा में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग के बालकों का निःशुल्क प्रवेश। जो 25% लोग होते हैं, 25% स्टूडेंट्स हैं जो कि दुर्बल वर्ग से हैं, जो अपनी फ़ीस जमा नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए इसमें निःशुल्क प्रवेश करवाया जाता है। कक्षा फर्स्ट में ही आरटी द्वारा प्रवेश की बाध्यता होती है। इसमें कक्षा फर्स्ट में एडमिशन लिया जाता है। PP5+ बालकों क्रमोन्नत होने के बाद केवल शेष सीटों पर प्रवेश। ठीक है। इसके बाद में है लॉटरी अनुसार वरीयता को प्राथमिकता। उसमें एक लॉटरी निकलती है जिसमें जिस बच्चे का एडमिशन होता है उसी का उसमें प्रवेश किया जाएगा। पात्रता देखो इसकी, बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हो। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए, मतलब केवल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 6 स्कूल अपन ऐड कर सकते हैं कम से कम मिनिमम। इसके बाद में है बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हो। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए का या उससे कम हो। 2.5 लाख से ज़्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए। प्रवेश आयु अनुरूप हो। कक्षा फर्स्ट से 5 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम हो। ठीक है। उनकी जो एज लिमिट है वो 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए। असुविधाग्रस्त समूह है SC ST अनाथ, HIV या कैंसर प्रभावित, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक, पिछड़ा वर्ग की आय 2.5 लाख से कम या BPL, इन सब का उसमें प्रवेश लिया जाता है जो ये सब पात्रता को कंप्लीट करते हैं। आवश्यक दस्तावेज है उसके लिए, पहला है जन्म प्रमाण पत्र। अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं काम में। तो उस समय है, पहला है जैसे अस्पताल या नर्स रजिस्टर। ठीक है। सेकंड है आंगनवाड़ी अभिलेख। थर्ड है आधार कार्ड। सेकंड आ जाता है इसमें निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में है अभिभावक www.rajpsp.nic.in पोर्टल से अप्लाई भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया में विभिन्न ध्यान दी जाने वाली बातें देखो कौन सी है। चयन केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा NIC करेगा। जो NIC होती है वो उसमें जो लॉटरी की जो प्रक्रिया होती है वो NIC द्वारा कंडक्ट की जाती है। यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची होगी। प्रवेश रोस्टर प्रक्रिया से होगा। RT परिवेदनाओं का निस्तारण CBEO यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा गठित किया जाएगा। 3 सदस्य जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, अति जिला शिक्षा अधिकारी और RT प्रणाली। इम्पोर्टेंट देखो इसमें क्या है, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RTE प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RTE प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों का भी गठन करेगा। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको और भी अच्छे से इसको समझना है तो आप वापस रिवीट करके भी इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे आप बिल्कुल कम टाइम में अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।